एपिसोड की शुरुआत में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कि अपनी छत पर चढ़कर चांद को देखने के लिए जा रहा था, क्योंकि न्यूज में बताया जा रहा था कि आज चांद को देखने के लिए सबसे अच्छी रात है। ना ही कोई बादल और ना ही कोई बारिश है। वह बच्चा बड़े ही शौक से अपने दूरबीन को लेकर चांद को देखने लगता है, लेकिन तभी अचानक से उसके सामने एक बहुत बड़ा सा स्टैचू आ जाता है जिसके बड़े बड़े 6 पंख थे। बच्चा इतने बड़े स्टैचू को देखकर हैरान हो जाता है। जैसे जैसे स्टैचू की आंखें खुल रही थी, बच्चे की आंख में कुछ होने लगता है। उसमें से तेज रोशनी निकल रही थी और इसी के साथ इस कहानी की शुरुआत होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वह बच्चा अब बड़ा हो चुका है और उसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, जहां वो सब्जी और तेल का डब्बा लेकर सिग्नल के ग्रीन होने का इंतजार कर रहा था ताकि वह सड़क पार कर सके। आसपास के लोग उसको देखकर कहने लगते हैं कि इस अंधे का स्टिक को पकड़ने का तरीका थोड़ा अलग है। तभी वहाँ एक छोटी बच्ची उससे कहती है कि ब्रदर, अगर आप चाहो तो रोड क्रॉस करने में मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मगर लिन क्यू उस लड़की का ही हाथ पकड़कर उसको सड़क पार करवाने लगता है, जिसको देखकर वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। कुछ लोग तो उसको देखकर यह भी कह रहे थे कि क्या यह बंदा सच में अंधा भी है। जहाँ से भी वह गुजरता सबकी नजरें उसके ऊपर होती थी। तभी एक रोल बेचने वाला आदमी कुछ लड़कियों को बता रहा था कि यह लड़का बचपन में छत से नीचे गिर गया था और तब से वह ऐसा ही है। मगर लड़कियां तो फिर भी उसकी दीवानी थी। उसकी आंखें न होने की बावजूद भी वह हर जगह सही से पहुंच जाता था। फिर हमें उसके कॉलोनी का सीन दिखाया जाता है, जहां वो बास्केटबॉल खेल रहे लोगों के पास से गुजरता है, जहां वो बास्केटबॉल उसकी ओर आ रही थी, मगर लिनक्यू उसको बड़े आसानी से डोज कर देता है। इसलिए बाकी लोगों को लगता था कि ये अंधा होने का नाटक करता है, लेकिन लिनक्यू उनकी बातों को इग्नोर करके अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है। रास्ते में एक बूढ़े अंकल उसको देखकर कहने लगते हैं कि कभी कभी तो मुझे इसके ऊपर तरस आता है। और घर आते ही उसका छोटा भाई जियाग उसको देखता है तो वह अपना हाथ हिलाकर उसको हालो करता है। लिन क्यू और जियाग दोनों ही अपनी आंटी के साथ रहते थे। उसकी आंटी उससे कह रही थी कि मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी के लिए पैसे बचा रही हूँ, इसलिए तुम फिजूल में ऐसे महंगे प्रोडक्ट्स लेकर मत आया करो। अभी भी तुम दोनों बच्चे ही हो, जिसका मतलब कि ये तीनों का खर्चा मुझे ही संभालना है, इसलिए हमें पैसे हिसाब से खर्च करने चाहिए। और फिर वह लिन क्यू को बताती है कि तुम्हारे चेकअप के लिए डॉक्टर ऑलरेडी यहाँ पहुँच चुका है और वो तुम्हारे कमरे में इंतजार कर रहा है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर लिन क्यू उस डॉक्टर से पूछ रहा था कि इस बार पुराने डॉक्टर क्यों नहीं आए। इसके जवाब में वह बताते हैं कि उनका कुछ दिनों पहले ट्रांसफर हो गया और अब से तुम्हारी रिस्पांसिबिलिटी मेरे ऊपर है। डॉक्टर बोलता है कि रिपोर्ट्स के हिसाब से तुम्हारी आंखें तो ठीक है, जिस पर लिन क्यू कहता है कि हाँ, मगर अब भी मुझे रोशनी से थोड़ी प्रॉब्लम होती है। जिसके बाद फिर डॉक्टर कहता है कि चलो हम लोग जल्दी से चेकअप शुरू कर लेते हैं। अगर तुम मेरे सभी सवालों का जवाब सही से देते हो तो तुम्हारा एडमिशन स्कूल में हो जाएगा। इसके बाद डॉक्टर पूछते हैं कि क्या तुम्हारी याददाश्त में कुछ प्रभाव पड़ा है, क्या तुम्हें अभी वैसे ड्रीम्स आते हैं, रिसेंटली तुम्हें कोई चक्कर या हेडेक तो नहीं आया। मगर लिन क्यू तो अपने मन में कुछ और ही सोच रहा था। वह कहता है कि यह दुनिया बहुत ही ज्यादा अजीब है। 100 साल पहले अंटार्कटिका से एक अजीब फॉग आया जो कि पूरी दुनिया में तेजी से फैल गया, जिसकी वजह से काफी सारे देश पूरी तरह से तबाह हो गए। मगर कुछ मिस्टीरियस बिल्डिंग ने इस फॉग को हमारे देश में घुसने से रोक लिया और अब इस धरती पर जितने भी लोग बचे हैं वह सिर्फ हमारे ही देश में है। मगर इतने सारी अजीब घटनाएं होने के बावजूद भी यहाँ लोग तेजी से बढ़ रहे हैं। आखिर यह फाग हमारी दुनिया में फैला कैसे, और जितने भी लोग इसकी जांच करने के लिए गए वे अब तक लौट कर नहीं आए, और आखिर इस पूरी दुनिया में हमारा देश ग्रेट सियाही क्यों बच पाया। लोग तो अब इस बात से परेशान होने की बजाय इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है
अब तो लोगों ने इस बारे में डिस्कस करना भी बंद कर दिया है। कोई भी इस घटना के बारे में सच्चाई जानना नहीं चाहता है और न ही किसी को समझने देता है। जिसके बाद फिर हमें लिन क्यू को दिखाया जाता है और यह उसी रात की बात है जब वह अपने छत से नीचे गिरा था। डॉक्टर यहाँ इसका चेकअप कर रहे थे। वह लोग सारी जांच करने के बाद इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि लिन क्यू को सर पर चोट लगने की वजह से काफी गहरा सदमा पहुंचा है, इसलिए उसे अलग ही लेवल के इमेजिनेशन हो रहा है और उसको पागलपन का नाम देकर कई सालों तक उसके पागलपन का इलाज करते रहे। मगर लिन क्यू को अब यह बात समझ में आ गई थी कि लोग सच जानना नहीं चाहते हैं। इस दुनिया में अगर सबके साथ मिलकर रहना है तो झूठ का सहारा लेना ही होगा। इसलिए वह अब यहाँ डॉक्टर से कहता है कि क्या आप मेरे मुंह से वो पंख वाले स्टैचू की कहानी सुनना चाहते हैं, लेकिन वो तो बस मेरे सर पर चोट लगने का नतीजा था। डॉक्टर यह सुनकर उसके फॉर्म की आखिरी चेक बॉक्स पर भी टिक कर देता है। जिसके बाद फिर डॉक्टर उससे पूछते हैं कि क्या तुम उस मिथ्य पर विश्वास करते हो कि हमारे दुनिया में मॉन्स्टर्स है। जिसके जवाब में लिन क्यू कहता है कि मैंने उन मास्टर्स के बारे में नहीं सुना है, लेकिन उन सभी मॉन्स्टर्स को मार दिया गया है। फिर सीन चेंज होता है और हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि टनल में एक मजदूर के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इससे पहले कि मॉन्स्टर्स उस आदमी को मारता, उसके मुंह में एक बड़ी साइज का स्पेयर आकर उसको खत्म कर देता है। यहाँ उस मॉन्स्टर को मारने वाली एक लड़की थी जो कि बाकी मॉन्स्टर्स को बहुत ही बुरी तरह से मार रही थी। इसके बाद फिर वह कॉल पर अपने साथियों से कहती है कि मैंने यहाँ का कचरा तो साफ कर दिया, अब तुम बताओ वहाँ का क्या हाल है। इसके बाद उसके दो और साथी दिखते हैं। एक तो अपनी पावर से वॉइस कमांड देकर उन्हें जान से मार देता है और बाकी बच्चे कुछ मॉन्स्टर्स को वो लोग अपनी तलवार से खत्म कर देते हैं। जिसके बाद हमें उनके टीम के कुछ और मेंबर्स को दिखाया जाता है, जहां एक बंदा तो मॉन्स्टर्स को मारने के लिए रॉकेट लॉन्चर का ही यूज करने लगता है और वे सभी ब्लूटूथ ईयरफोन की मदद से अपने चीफ को रिपोर्ट कर रहे थे, जो कि अपने हेडक्वार्टर से पूरी जगह पर नजर रखे हुए था। वह बताता है कि कुछ मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है जो कि लाओजाओ के साइड में है। यहाँ लाओजाओ की स्पीड बाकी लोगों से स्लो थी, इसलिए वे मॉन्स्टर्स उसके चंगुल से बचकर आसानी से भाग रहे थे। चीफ उसे कहता है कि तुम्हें थोड़ी फुर्ती दिखानी होगी, मगर अपने सामने और सीढ़ियाँ देखकर उसका दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाता है। जिसके बाद चीफ उन सभी को बताता है कि जितने भी मॉन्स्टर्स बच्चे हैं वो सब लाओजाओ की तरफ है। वहीं दूसरी ओर अब जिन मजदूरों ने यह सब कुछ देख लिया था उन सब की याददाश्त भुलाने के लिए जूसू एक बैल निकाल कर बजाता है। जिसके बाद लाओजाओ को देखते हैं जहां वो मॉन्स्टर उसको ही चिढ़ा रहे थे, जिसके कारण लाओजाओ काफी गुस्सा हो गया था। लेकिन तभी वहां स्पेयर वाली लड़की आ जाती है और कहती है कि लाओजाओ चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। लाओजाओ कहता है कि आखिर इतनी भी क्या जल्दी है, मगर वो लड़की अपने स्पेयर से उन सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर देती है। लेकिन उनमें से एक मास्टर बचा हुआ था जिसको लाओजाओ देखकर खुश हो जाता है, लेकिन वो गर्ल उसे भी खत्म कर देती है। तो लाओजाओ कहता है कि कम से कम मेरे लिए एक तो छोड़ देती। फिर सीन चेंज होता है और हमें लिन क्यू को दिखाया जाता है जहां डॉक्टर अब चेकअप करके जा रहा था। लिन क्यू उसको बालकनी में आकर बाय भी करता है। इसके बाद वे तीनों डिनर करने के लिए बैठते हैं। तब लिन क्यू की आंटी उसे कहती है कि तुम काफी समय से स्कूल नहीं गए, जिस वजह से तुम्हारे क्लासमेट तुम्हें बुली कर सकते हैं। तभी जियांग कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, मगर लिन क्यू उसे कह देता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक होने वाला है, आप बस रिलैक्स होकर इस बात को सेलिब्रेट करिए कि कल से मेरी न्यू लाइफ शुरू होने वाला है। सभी लोग उसके लिए काफी ज्यादा खुश थे। फिर डिनर के बाद जब लिन क्यू अपने रूम में आता है तब वह अपनी पट्टी हटाकर मन ही मन कहने लगता है कि आंटी जियांग, डॉक्टर मैंने आप सबसे झूठा कहा, मुझे माफ कर देना, मेरी आंखें अभी ठीक नहीं हुई है, चाहे यह लोग कितना भी कोशिश क्यों न कर ले, यह सब बंद नहीं होने वाला। इस दुनिया को लेकर मेरे मन में काफी सवाल है। आखिर गॉड ने उस रात मेरी आंखें क्यों जला दी और उस दिन से मुझे यह सब क्यों दिखाई दे रहा है। पिछले 5 सालों से मेरी आंखें बंद होने के बावजूद मुझे सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है और यह नया डॉक्टर भी बिल्कुल सिंपल नहीं
था उसने मुझसे ऐसे प्रश्न पूछे जो कि मेडिकल रिकॉर्ड में था ही नहीं। और सबसे अजीब बात तो यह है कि 5 साल पहले से मुझे एक अजीब सा सपना आने लगा है। सपने में मुझे एडलेस फाग नजर आता है जहां काफी सारे मैजिकल क्रिएचर्स और एक बड़ी सी मिस्टीरियस बिल्डिंग है। हर रात में मैं उसके दरवाजे पर नॉक करता हूं और सपना होने के बावजूद वहां सीढ़ियां चढ़ने पर मुझे थकावट होती है। बिल्डिंग के ऊपर गोड्स मेंटल हॉस्पिटल लिखा हुआ है। लिन क्यू हर बार यही सोचता था कि क्या इसके पीछे सच में गोड्स है, मगर 5 सालों में अब तक ये दरवाजा एक बार भी नहीं खुला है। वह कहता है कि मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब इसके पीछे ही मिलेंगे। इसके बाद फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां यूनिफॉर्म पहनकर फाइनली इतने सालों के बाद लिन क्यू स्कूल जा रहा था। सब लोग उसको देखकर हैरान थे। वह लोग कहने लगते हैं कि क्या हमारे स्कूल में कोई अंधा बच्चा भी पढ़ सकता है, मगर कुछ लोगों को तो ऑलरेडी उसके बारे में यहाँ पर पता था। क्लास की मॉनिटर जियान उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ती है और उससे कहती है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो तुम मुझसे कहना। और फिर वहाँ वह 2 लड़के भी खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। एक का नाम युवान था और एक का नाम यान फैन है। लिन क्यू हैरानी से उनसे पूछता है कि क्या तुम मुझे जानते हो, तो फिर जिया उसको बताती है कि कुछ समय पहले तुम्हारी आंटी हमसे मिली थी। और यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। लिन क्यू की आंटी उन तीनों से लिन क्यू की हेल्प करने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी। वह बताती है कि मेरे भतीजे की आंखें उतनी अच्छी नहीं हैं और साथ ही उनको खाने के लिए एक एक अंडा भी देती है। लिन क्यू यह सब सुनकर अपनी आंटी के बारे में सोचने लगता है। वह कहता है कि मैं पूरी मेहनत से पढ़ाई करूंगा और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होकर आपको बहुत खुश रखेगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उनकी टीचर आकर उन्हें हिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ाने लगती है, जिसमें वह उनके वर्ल्ड में फैले हुए और उस फोक के बारे में बता रही थी। वही लिन क्यू अब मन ही मन सोच लिया था कि वो अपनी मेहनत से अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देगा। वही अब स्कूल की छुट्टी होते होते रात हो चुकी थी। जिया और उसके दोस्त लिन क्यू को उसके घर तक छोड़ने का बोलते हैं, तो लिन क्यू उनसे कहता है कि मैं अकेले ही अपने से घर जा सकता हूँ। मगर इस पर जिया कहती है कि तुम्हें कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है, हमने तुम्हारी आंटी से वादा किया था और हम वह निभाएंगे। तभी युवान भी कहता है कि वैसे भी तुम्हारा घर तो हमारे घर के रास्ते में ही आता है। लिन क्यू मन ही मन सोच रहा था कि बचपन से खुद को एक हैंडीकैप की तरह ट्रीट करते हुए देखने के बावजूद भी अब तक मुझे इसकी आदत नहीं हुई है। अब यहाँ पर युवान कहता है कि क्या तुम्हें पता है, आज हमारे क्लास की सबसे सुंदर लड़की तुम्हें ही देख रही थी। तो इस पर जिया कहती है कि क्या तुम लोगों को बात करने के लिए कोई और टॉपिक नहीं मिल रहा है। लेकिन युवान तो कह रहा था कि जरा सोचो तो स्कूल के फर्स्ट डे पर ही ऐसा है तो आगे क्या होगा। इसके बाद फेंग उन लोगों को बॉय बोलकर अपने घर जाने लगता है, लेकिन तभी जिया को अजीब सी स्मेल आती है, जहां जिया भी बोलती है कि क्या तुम्हें भी यह स्मेल आ रही है। वही यह स्मेल एक मॉन्स्टर से आ रही थी और उन सभी को वो मॉन्स्टर उनके सामने दिखता है, जहां उनके डर के मारे पैर जम चुके थे। तभी गेम खेल रहे लाओजाओ को चीफ का कॉल आता है। वह बताते हैं कि ओल्ड टाउन में साउथ वेस्ट की तरफ से काफी सारे मॉन्स्टर आ रहे हैं। तो यह सुनकर लाओजाओ जल्दी से अपनी कार की तरफ बढ़ता है। चीफ उसको बताते हैं कि मॉन्स्टर नॉर्मल इंसानों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए तुम जल्दी से वहां पहुंचो। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि फेंग डर के मारे भागते हुए आता है और जल्दी से जियान का हाथ पकड़कर और लिन क्यू को धक्का मारकर यहाँ से भागने लगता है। लेकिन लिन क्यू यहाँ एक रोड उठाकर जिया के सामने खड़ा हो जाता। वो उस मॉन्स्टर का ध्यान अपने तरफ करके अपने दोस्तों से दूर भागने लगता है। मॉन्स्टर काफी तेजी से उसका पीछा कर रहा था। फिर अगले गली में ही लिन क्यू का सामना दो मॉन्स्टर से होता है और इधर अब जाओलाओ भी उस लोकेशन के पास पहुंच चुका था। वह सबसे पहले अपने ब्लड से अनबॉन्डेड लेयर को एक्टिवेट करता है। यह मॉन्स्टर को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा सा बैरियर था, जिसके अंदर से इंसान तो बाहर जा सकते थे लेकिन मॉन्स्टर उससे बाहर नहीं जा सकते थे। वही शहर के लोग भी इस चीज को देखकर हैरान थे कि आखिर यह क्या है। और अब नाइट वॉकर की पूरी टीम को भी इस बात की इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी। चीफ जाओ से कहते हैं
कि अब अपनी टीम के साथ मिलकर सारे मॉन्स्टर को खत्म कर डालो। वहीं दूसरी तरफ लिन क्यू के सामने 2 मॉन्स्टर आ गए थे इससे पहले कि वो कहीं और भागता मॉन्स्टर तेजी से आकर लिन क्यू के ऊपर अटैक कर देता है। लिन क्यू अब अपने मन में सोचने लगता है कि बचपन में मैं चांद को देखते हुए अंधा हो गया और छत से गिरने की वजह से सबको यही लगा कि मैं पागल हो गया, बट फाइनली सब कुछ ठीक हो गया और आज मेरे स्कूल का पहला दिन था। मेरी जिंदगी की यह एक नई शुरुआत है, तो आखिर में इसको तुम्हारे जैसे बदसूरत के हाथों कैसे बिगड़ने दूंगा। और यह बोलकर वो अपनी वॉकिंग स्टिक उठाकर मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन यहाँ मॉन्स्टर के पंजे से लिन क्यू की आंखों की पट्टी हट जाती है और अटैक के दौरान उसकी स्टिक भी टूट जाती है। मगर अब उसकी सोल फिर से उस बिल्डिंग के पास जाकर नॉक करना शुरू कर देता है, लेकिन मॉन्स्टर उसका इंतजार नहीं करने वाले थे। वे अपने दांतों से लिन क्यू के कंधे पर अटैक कर देते हैं। लिन क्यू किसी तरह स्टिक से उसके ऊपर अटैक कर रहा था, वही दूसरा मॉन्स्टर भी हमला करने के लिए बढ़ता है, लेकिन फिर लिन क्यू धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा था और साथ ही दरवाजे पर उसका नॉक करना भी अब काफी ज्यादा लाउड हो चुका था। मगर अब यहाँ तो काफी सारे मॉन्स्टर मिलकर लिन क्यू को जमीन पर पटक देते हैं और उसको जान से मारने वाले थे कि तभी उस बिल्डिंग का दरवाजा खुल जाता है और हमें एक गॉड को दिखाया जाता है जो कि चांद पर बैठकर धरती का यह नजारा देख रहा था। गेट खोलने की वजह से लिन क्यू की पावर की अवेकनिंग हो जाती है। उसकी आंखों से तेज रोशनी निकलती है जिसको शहर के सभी लोग देख पा रहे थे। वो इतनी ज्यादा पावरफुल था कि इससे बिल्डिंग पर लगी हुई खिड़कियों के कांच भी पिघलने लगते हैं। जाओलाओ भी इसकी एनर्जी देखकर अपनी गाड़ी रोक देता है और सीधे उसकी तरफ भागने लगता है। उसका बनाया हुआ बैरियर भी लिन क्यू की एनर्जी की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। वॉकर की टीम समझ जाती है कि यह तो किसी फोरबिडेन रूइन है। हेडक्वार्टर से चीफ भी उनको बताता है कि यह कोई फोरबिडेन रूइन नहीं है, यह एक डिवाइन पावर है। सभी लोग यह सुनकर हैरान हो गए थे क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा प्योर थी। वो एक्सट्रीमली पावरफुल और साथ ही ब्रेथ ऑफ क्रिएशन थी और ये कोई नहीं बल्कि डिवाइन गॉड 003 है। इस गॉड का नाम मिकेल था जो एक डिवाइन लीडर है। लिन क्यू को भी अब अपनी पावर का रियलाइज होता है। फिर हमें उस बिल्डिंग के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां काफी सारे कमरे थे और उनमें 6 ऐसे दरवाजे थे जिनमें गॉड्स के हथियार का साइन बना हुआ था। लिन क्यू को इतना ज्यादा पावरफुल देखकर मॉन्स्टर काफी ज्यादा घबरा चुके थे, लेकिन फिर भी वह अटैक करने आगे बढ़ते हैं। लिन क्यू आंखें खोलकर अब सब कुछ देख पा रहा था, वह भी स्लो मोशन में। उसकी रफ्तार भी बहुत ही ज्यादा तेज हो चुकी थी। वह मॉन्स्टर का अटैक डोज करके उसके ऊपर एक छोटा सा हमला करता है, मगर इससे वह मॉन्स्टर उड़कर दूर दीवार पर जा गिरता है। लिन क्यू के अंदर से मॉन्स्टर को गॉड मिकेल का ऑरा महसूस हो रहा था, जिसके बाद लिन क्यू अपने नए पावर और स्पीड की मदद से उन सभी मॉन्स्टर्स को चुटकियों में खत्म कर देता है। तभी एक मॉन्स्टर जो कि दूर से यह सब कुछ देख रहा था, वो बहुत तेजी से लिन क्यू के ऊपर अटैक करने आगे बढ़ता है कि तभी वहां पर जाओ की एंट्री होती। वह अपनी तलवार निकालकर बड़े ही स्टाइल से उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है, जिससे हमें पता चलता है कि जाओ भी अपने बाकी टीम मेंबर्स के मुकाबले कमजोर नहीं है। फिर मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद वह लिन क्यू से पूछता है कि बताओ तुम्हें मेरा स्टाइल कैसा लगा। इसके जवाब में लिन क्यू कहता है कि आपका स्टाइल बहुत ही कूल है। तो जाओ कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, कूल, लेकिन अगर तुम मेरी तरह कूल बनना चाहते हो तो यह इम्पॉसिबल है। लेकिन लिन क्यू तो उसकी बातों को इग्नोर करके यहाँ से जाने लगता है और इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड एंड होता है। अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मेरी हेल्प करें। धन्यवाद।